सो हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th हिस्ट्री सेकंड चैप्टर का सेकंड लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर या मगध किंगडम। क्योंकि हम सबको पता है कि जितने भी महाजनपद थे उनमें से मगध इकलौता वो था जो कि राइज़ हुआ था। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे जिसने मगध को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया एंड वो इवोल्व हुआ एज एन एम्पायर। पहले हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने मगध को पावरफुल किंगडम बनाया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। जो मगध जिस लोकेशन पे लोकेटेड था वो एरिया उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। कैसे था वो हम आगे देखते हैं। देन सेकेंड था रिच नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज थे मगध के जिस रीजन में वो लोकेटेड था बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन था वो। देन हम थर्ड देखें तो प्रोस्पेरस इकोनॉमिकली मगध बहुत अच्छा करा था, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी हाथ आई थी इसलिए। फोर्थ रीज़न था स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें पता था कि हाउ टू लीड अ किंगडम, कैसे कि क्या पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से पता था। फिफ्थ रीज़न था पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा बना रखा था। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किया है कैसे। देन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ, उन्होंने मिलिट्री बहुत अच्छी बना रखी थी, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स अपनी मिलिट्री में थे, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती थी। इन सब की वजह से मगध बहुत इम्पोर्टेंट अब हम देखते हैं कि इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ। इन सब फैक्टर्स की वजह से मगध ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया, बहुत सारे एरियाज़ अपने अंडर ले लिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ला दी, इकोनॉमिकली बहुत प्रोस्पर हुआ, मिलिट्री सुप्रीमेसी ला दी। आसपास कोई भी ऐसी मिलिट्री नहीं थी जो मगध को हरा सके, तो इसलिए मिलिट्री सुप्रीमेसी बन गई थी मगध की। देन मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन हुई, मगध से ही स्टार्ट हुआ था मौर्यन एम्पायर। एंड लास्ट था कल्चरल एंड सोशल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, जो भी सोशल लेवल्स थे वो हटने शुरू हो गए। तो अब हम देखते हैं आंसर कि हाउ टू राइट द आंसर, लॉन्ग आंसर फॉर योर बोर्ड्स। अपना लॉन्ग आंसर हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि बहुत सारे महाजनपद जो है नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट हो रहे थे 6th सेंचुरी BC के आसपास, बट उन 16 महाजनपद में से सिर्फ एक महाजनपद था जो राइज हुआ था, जो कि था मगध। इन सब फैक्टर्स की वजह से हुआ था, वो जो मैंने अभी आपको बताया। तो हमने इसमें यही लिखना है कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशन, रिसोर्स रिच रीजन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में अब ये सब लिखेंगे, देन हम अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। उसमें आप फर्स्ट हेडिंग बनाओगे जोग्राफिकल एडवांटेजेस। जोग्राफिकली मतलब उसकी लोकेशन कैसे सूटेबल थी, कैसे फेवरेबल थी, वो हम देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि मगध मिडल गंगा वैली के पास लोकेटेड था। ऑब्वियसली अब अगर वो किसी रिवर के पास लोकेटेड है तो उसके आसपास सॉइल फर्टाइल होती है। तो अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एंड अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो फिर सीधी सी बात है इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मगध जहाँ लोकेटेड था उसके आसपास फॉरेस्ट्स भी थे, हिल्स थी, रिवर्स थी, तो नेचुरल प्रोटेक्शन थी, क्योंकि कोई किसी को भी अगर अटैक करना है तो फॉरेस्ट, हिल्स नेचुरल बैरियर्स बन जाते थे। गंगा के अलावा और भी रिवर्स थी, सोन, पुनपुन, गंडक, जिन्हें हेल्प किया एग्रीकल्चर में, इरिगेशन करने में, एंड ट्रांसपोर्ट भी हो जाता था बोट्स, शिप्स के थ्रू, एंड फिर कम्युनिकेशन में भी हेल्प किया, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोगों के साथ रिलेशंस बनेंगे एंड और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सेकेंड रीज़न की बात करते हैं कि रिच नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आसपास रिवर्स हैं तो ऑब्वियसली रिसोर्स रिच रीजन भी होगा। आयरन और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था जो कि आयरन और रिच था वो था छोटा नागपुर प्लेट्यू नियर राजगीर मगध की कैपिटल थी। कैपिटल के पास ही आयरन और रीजन है रिच, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये चीज़। उसके बाद आयरन फिर यूज़फुल था, एग्रीकल्चर टूल्स, नए नए टूल्स बनाए उन्होंने एग्रीकल्चर से, एंड वेपन्स बनाए, तो फिर डिफेंस में भी हेल्पफुल रहे वेपन्स उन्हें। एंड फॉरेस्ट थे तो फॉरेस्ट से टिम्बर मिल जाता था, एलिफेंट्स मिल जाते थे, एलिफेंट्स उन्होंने अपनी आर्मी में शामिल कर लिए थे, तो डिफेंस के लिए ये भी अच्छा था। एंड और भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं प्रोस्पेरस इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि लैंड सॉइल फर्टाइल थी, तो फर्टाइल लैंड बन गया था। फिर एग्रीकल्चर हो रहा था तो प्रोडक्शन सरप्लस था, अब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो वो बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी हो गई थी। एग्रीकल्चर डेवलप होने से फूड सप्लाई इंक्रीज़ हो गया था।
ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हुई बहुत अच्छे से, क्योंकि रिवर्स भी फिर हेल्पफुल थी। सो एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद रिवर्स के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स की, एंड इकोनॉमी प्रॉस्पेरस हो गई। एंड फिर इतना ज़्यादा अगर उन्होंने प्रॉस्पेरिटी लाई है तो फिर उन्होंने और प्रोफेशंस भी स्टार्ट किए, जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़, क्योंकि आयरन के यूज़ से मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी, तो फिर ये सब बनना भी स्टार्ट हो गया था। देन हम फोर्थ पॉइंट में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, कैपेबल थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने फाउंडेशन की थी मौर्यन एम्पायर की। एंड देन बिम्बिसार, उन्होंने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था, एंड मैरिज अलाइंसेस की थी कि जिस एरिया की प्रिंसेस से शादी करेंगे तो वो एरिया भी उनके साथ अंडर, मतलब वो फिर उनके एनिमी नहीं रहते थे ना, तो मैरिज अलाइंस से वो उनके दोस्त ही बन जाते थे, एंड आगे किसी वॉर में वो हेल्पफुल ही होते थे। तो मैरिज अलाइंसेस से, डिप्लोमेसी से, इनसे इन्होंने किया। उसके बाद अजातशत्रु, उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, नए नए वेपन्स बनाए, जो कि तो ये सब डिफेंस में बहुत हेल्पफुल रहा। तो रूलर्स ने की एक्सपेंशन की पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा मौर्यन एम्पायर को एंड मगध को एक्सपैंड किया। इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स पे, सो पॉलिटिकल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो जो हरियंका डायनेस्टीज़ एंड शिशुनाग डायनेस्टीज़, हरियंका डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी एंड शिशुनाग तक चली, तो इन्होंने बहुत वर्क किया एक्सपेंशन में एंड पावर को सेंट्रलाइज करने में, यानी सेंटर में लाने में। कैपिटल को इन्होंने फोर्टिफाइड रखा, राजकीय कैपिटल थी एंड बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी, तो दोनों को इन्होंने फोर्टिफाइड रखा था कि अटैक्स वगैरह से बचा जा सके, इन्वेजन से बचा जा सके। और देन इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, जिससे कि इतने बड़े किंगडम को वो अच्छे से कंट्रोल कर स्ट्रॉन्ग बना लेते। उन्होंने इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड वॉर एलिफेंट्स इंक्लूड किए थे। एलिफेंट्स क्योंकि फॉरेस्ट पास थे तो वहाँ से एलिफेंट्स हो गए थे। देन घुड़सवार, पैदल सवार, सोल्जर्स, सब कुछ उन्होंने जो है अपनी आर्मी में इन्वॉल्व कर लिया था। एंड क्योंकि आयरन इंट्रोड्यूस हो गया, आयरन और वहाँ पे बहुत रिच रिसोर्स था, तो फिर आयरन और की रिचनेस से न्यू वेपन्स बनाए थे उन्होंने, एंड फोर्टिफिकेशन भी उसी से कर दी थी। तो ये भी बड़ा हेल्पफुल रहा मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। एंड देन उन्होंने जो उनकी जो नेबरिंग स्टेट्स थी, जैसे कि अंगा, काशी, कोसल, ये अदर मार्जिन पद से, उन्हें भी कॉन्क्वेर कर लिया था अपनी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो यहाँ क्वेश्चन पूरा होता है, इसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि जो मगध का जो राइज था वो उसका कोई एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, एंड इन्होंने मिल के मगध को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, एंड उस वजह से मगध किंगडम जो है प्रॉस्पर हो सका। एंड फिर मगध ने बाकी जो आसपास के मार्जिन पद थे उन्हें भी जीता, एंड वो जीतने के बाद फिर मौर्यन एम्पायर जो है उसकी फाउंडेशन रख दी गई थी, वो फर्स्ट एम्पायर बना था इंडियन हिस्ट्री में। सो आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इंट्रोडक्शन, देन मेन पार्ट, एंड देन कंक्लूजन, एंड बीच में अपने जो फ्लो चार्ट मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो भी ज़रूर ऐड करना अपने आंसर में।